वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और ये क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपीपीएससी के द्वारा आरओ की एग्जाम की डेट 22 दिसंबर रखी गई है। इसी के मद्देनजर हमने जो है एक कोर्स है वो डिजाइन किया है और इस कोर्स में आपको जो है पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि दो इंपॉर्टेंट चीज है आपके आरओ के एग्जाम में, एक है जीएस पोर्शन और दूसरा है हिंदी। तो जीएस और हिंदी इसका जो कंप्लीट सिलेबस है उसको जो है हम कवर कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो इसमें आप जो है 22 दिसंबर से पहले 25 टेस्ट देखेंगे। जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वह ऐप पे जो है वो ऑपरेट होगी। तो टोटल 25 टेस्ट होंगे और इसमें यूनिट वाइज टेस्ट के साथ में जो है फुल लेंथ टेस्ट भी होंगे। साथ में आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर भी इसमें दिया जाएगा। और आप जो है इस कोर्स में क्या पा सकते हैं, आप इसमें लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर पा सकते हैं। साथ में आप जो है बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आप जीएस पे और हिंदी पे आपको मिलेगा। इसके साथ में अगर हम बात करें कि इस टेस्ट में और आपको क्या मिलेगा, इस टेस्ट में आपको पर डे कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट्स या मटेरियल हो सकते हैं, वो आपको डे टू डे जो है आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पूरे कोर्स की जो कीमत रखी गई है मात्र 1499। अब बात आती है कि इस कोर्स को हम कैसे परचेज करेंगे। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आप द प्रयागराज इंस्टीट्यूट उसको जो है आप टाइप कीजिए। आपको गूगल प्ले स्टोर पे जो है हमारा ऐप दिखेगा और उस ऐप को जो है डाउनलोड करना है। और अब जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये कोर्स जो है आपको उसके होम पेज पे जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक, तो मात्र 1499 में आप जो है इसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। यह जो कोर्स है वह 10 जुलाई से जो है वो प्रारंभ हो रहा है। तो 10 जुलाई से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं वो जल्दी से जल्दी जो है वो इस कोर्स को जो है वो परचेज करें, आप इस कोर्स में इनरोल हो जाइए। ठीक, तो अभी जो है मात्र जो है 1499 जो है इसकी कीमत रखी गई है। ठीक, तो जो पहले जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मात्र 1499। आगे जो है इस कोर्स की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स के लिए ऐप को जो है डाउनलोड कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है अनाईमुडी, डोडा बेटा और महेंद्रगिरी और धूपगढ़ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको जानना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो पहले ये जानना होगा कि इनकी हाइट क्या है। ठीक है, तो अनाईमुडी की जो हाइट है वो है 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर। ठीक, अगर वहीं पे मैं बात करूं डोडा बेटा की हाइट जो है इससे कम है और डोडा बेटा भी जो है साउथ इंडिया की क्या है वो पीक है। इसकी हाइट है 2637 मीटर। ठीक है, महेंद्रगिरी की हाइट ये है 1501 मीटर। और धूपगढ़ जो चोटी है इसकी हाइट है 1352 मीटर। कितना? 1352 मीटर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चार ऑप्शन है इसमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी दिखाई पड़ रही है? अनाईमुडी की। तो जैसा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, तो दक्षिण भारत की जो है वो दो चोटियां यहाँ पे दिखाई पड़ रही, अनाईमुडी और डोडा बेटा। तो इसमें सबसे ज्यादा हाइट किसकी है? आपकी है अनाईमुडी। तो साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो डोडा बेटा है उसकी स्थिति क्या है, या महेंद्रगिरी की स्थिति क्या है, या धूपगढ़ की स्थिति क्या है, स्थिति से मेरा मतलब है कि यह किस राज्य में है। ठीक, तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको मैप में देखेंगे। ठीक है, तो मैप में जो है हम इसकी डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इनकी रिस्पेक्टेड पोजीशन क्या है। तो जैसा कि ऑप्शन में क्या था? महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी, तो महेंद्रगिरी जो है वो यहां पे। ठीक है, और इसकी हाइट मैंने क्या लिखा था? 1501 मीटर। महेंद्रगिरी ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में? ये है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य में जो है वो महेंद्रगिरी हिल्स है। अगला ऑप्शन था क्या? धूपगढ़ जो है वो महादेव हिल, जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज में महादेव हिल्स की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। और इसकी हाइट हम लोगों ने क्या लिखा था?
मीटर, 1352 मीटर, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब इसके बाद और ऑप्शन क्या था, अनाईमुडी। ठीक है, तो अनाईमुडी की पोजीशन ये है, देखिए अनाईमुडी की पोजीशन ये है। ठीक है, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो अनाईमुडी की जो हाइट है वो 2695 मीटर है। कितना, 2695 मीटर। ठीक, जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। अगला ऑप्शन क्या था, डोडा बेटा। ठीक है, तो जो डोडा बेटा है, ये है डोडा बेटा। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 2637 मीटर है। तो 2637 मीटर किसकी हाइट है, ये है डोडा बेटा की। और डोडा बेटा जो है नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरीके से जो है आप इनको याद रखिएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर का क्या नाम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड जो रिवर है वो है दामोदर रिवर। ठीक है, तो जो दामोदर रिवर है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। अब इसके बारे में अन्य जो इंफॉर्मेशन है उसको भी देखते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, वो जो है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका के जो एक वैली प्रोजेक्ट था उससे लिया गया था। ठीक है, तो ये जो है एक मल्टीपर्पज जो है प्रोजेक्ट है। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए, 1948 में अमेरिका, ठीक, जैसे मैंने बोला ना कि अमेरिका की जो है एक प्रोजेक्ट है उससे जो है ये प्रेरित बनाई गई थी, डीवीसी दामोदर वैली जो कॉर्पोरेशन है। तो 1948 में अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी, कौन सी, टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर, ठीक है, टेनेसी नदी घाटी की घाटी परियोजना की तर्ज पर दामोदर नदी घाटी नामक परियोजना प्रारंभ की गई थी। ठीक, तो नदी कौन सी थी, दामोदर रिवर। ओके, और जिसके तहत इस नदी पर अनेक बांध बनाए गए थे और उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट डैम है उनका भी नाम याद रखेगा, पंचेत बांध, तिलैया बांध आदि। ठीक है, अब यह पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक, पश्चिम बंगाल की सबसे प्रदूषित नदी में इसका नाम दर्ज है। प्रदूषण के कारण जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी है इस नदी में बिल्कुल जो है वो ना के बराबर है। इसी वजह से इसको जो है जैविक डेजर्ट या ये जो है जैविक रेगिस्तान के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेजर्ट या जैविक रेगिस्तान का मतलब ये है कि यह जो नदी है, ठीक, समझिएगा इस बात को, यह जो नदी है इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु जो है इसमें सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, या करता भी है तो उसकी मात्रा जो है बहुत कम है। इस वजह से ये क्या है, यह जो है वो जीव जंतुओं से लगभग विहीन है। इसी वजह से इसको जो है जैविक रेगिस्तान की संज्ञा भी दी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे किससे रिलेटेड, ये दामोदर नदी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है। ठीक है, अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। ठीक है, यहां पे जो सही उत्तर है अलकनंदा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न के साथ हम लोग डील करेंगे पूरे गंगा रिवर सिस्टम को और साथ में जो गंगा की ओरिजिन है और उत्तराखंड में जो अन्य नदियां हैं जैसे अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी। ठीक, तो इन जो नदियों का जो क्रम है उसको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए इस मैप को देखिए। ठीक है, तो प्रश्न में क्या था, प्रश्न में यह था कि बद्रीनाथ धाम जो है वो किस नदी के तट पे। तो देखिए ये है बद्रीनाथ। ठीक है, तो बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के तट पे। ये है केदारनाथ। ठीक, केदारनाथ भी जो है तीर्थ स्थल है, ये मंदाकिनी नदी के जो है तट पे। ठीक, और जैसा कि हम जानते हैं कि गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है, इन जनरल हम लोग बोलते हैं कि गंगा की ओरिजिन जो है वो गंगोत्री से है। ठीक, जो कि पूर्णतया सत्य नहीं है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, यमुनोत्री से जो है वो यमुना नदी निकलती है, ये है यमुना नदी। तो यमुना नदी का उद्गम क्या है, यमुनोत्री है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजन है, उसको अभी क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अलकनंदा नदी को। ठीक, ये जो आप ब्लू कलर में आप देख रहे हैं मोटे से, ठीक है, ये जो है अलकनंदा रिवर है। ठीक,
तो अलकनंदा जो है कब तक अलकनंदा रहती है और आगे चल के ये गंगा में कैसे परिवर्तित होती है इसको देखेंगे, ठीक है। तो अलकनंदा जो है वो सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, मतलब कि सतोपथ हिमानी से निकलती है। क्या? अलकनंदा नदी। अलकनंदा से, ध्यान दीजिएगा, अलकनंदा से ये जो मेन रिवर है अलकनंदा, इससे धौली गंगा, ये देखिए ये वाली, ये जो धौली गंगा है, ठीक, बाएं तट की या विष्णु प्रयाग में मिलती है, ठीक। तो ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि अलकनंदा से धौली गंगा कहां पे मिलती है, तो क्या बताएंगे? विष्णु प्रयाग। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते हुए जब चलती है तो यह आगे चलकर ये आप जो देख रहे हैं ये पीली वाली लाइन नंदाकिनी रिवर मिलती है, ठीक है। तो नंदाकिनी रिवर भी इसके बाएं तट से मिलती है। तो नंदाकिनी जहां पे मिलती है वो है नंद प्रयाग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा से नंदाकिनी कहां पे मिलती है, कहां पे संगम है, तो वह है नंद प्रयाग में, इसको याद रखिए। फिर यह जो है अलकनंदा आगे बढ़ती है, अलकनंदा अलकनंदा से पिंडर आके मिलती है, ठीक है। कौन सी नदी आके मिलती है? पिंडर आके मिलती है, कहां पे? कर्ण प्रयाग में, ठीक है। तो कर्ण प्रयाग में किसका संगम हो रहा है? अलकनंदा और पिंडर नदी का। अब ये अलकनंदा आगे बढ़ती है, तो आगे जब बढ़ती है तो इधर से जो केदारनाथ से जो है ये मंदाकिनी जो रिवर होते हुए ये जो आ रही है, ठीक है। तो अलकनंदा के दाएं से क्या मिलती है? मंदाकिनी मिलती है। तो मंदाकिनी जो है अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है, तो आप बताइएगा रुद्रप्रयाग। फिर ये अलकनंदा रिवर आगे बढ़ती है, ठीक, और इस गंगोत्री से जो भागीरथी नदी है, गंगा नहीं भागीरथी नदी, ये भागीरथी नदी जो है आती है और अलकनंदा से हो दाएं तट पे उसके मिलती है, ठीक है। और कहा मिलती है? देव प्रयाग में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती हैं, तो आप बताइएगा देव प्रयाग। अब यही जो पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, देवप्रयाग यही वो पॉइंट है, मतलब यही वो संगम स्थली है जिसके बाद अलकनंदा जो है या ये जो भागीरथी है, ये जो है आगे चल के ये जो धारा कहलाएगी वो गंगा कहलाएगी। मतलब गंगा की जो ओरिजिन आपको कहां से मिल रही है? यहां से देवप्रयाग के बाद। देवप्रयाग के पहले अगर आप देखोगे तो इधर जो है कहीं पे भी गंगा का नाम नहीं है। जब देवप्रयाग पे ये जो पॉइंट है, देवप्रयाग पे भागीरथी और इधर से अलकनंदा आके जब मिल जाती हैं और यह जो सम्मिलित धारा है आगे चल के गंगा के नाम से जानी जाती है। तो ये जो एक संक्षिप्त परिचय था, ठीक है, जो उत्तराखंड की जो नदियां हैं उनके बारे में और कैसे जो है गंगा का नाम ओरिजिन होता है। ये आगे की स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक, उसमें कौन कौन सी जो है उसकी बाएं तट की नदियां हैं और कौन कौन सी उसकी दाएं तट की नदियां हैं, ठीक है। तो बाएं तट और दाएं तट, ठीक, जैसे यहां से आप देखिए ये है गंगा का फ्लो, ये जो है जो आप डार्क ब्लू कलर में देख रहे हैं, ठीक, ये जो है वो है गंगा, ठीक, ये रिवर मेन जो है वो गंगा रिवर है, ठीक है। यहाँ पे आते आते ये आगे चल के ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, ठीक। अब ये गंगा रिवर इधर से आ रही है, तो इस ये जो नदी है गंगा नदी, ठीक, इस गंगा नदी के इधर से जो भी नदियां मिलेंगी, ठीक, वो बाएं तट वाली होंगी, दाएं तट वाली होंगी। तो इधर से जो भी मिलेंगी सब वो जो है वो बाएं तट वाली होंगी, जो इधर से आके मिलेंगी वो दाएं तट वाली होंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि बाएं तट और दाएं तट के आधार पर भी जो है नदियों को पूछा जाता है। साथ में ये भी पूछा जाता है कि वेस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट टू ईस्ट गंगा नदी की जो ट्रिब्यूटरी है, जो सहायक नदियां हैं, उनके मिलने का क्रम भी पूछा जा सकता है। जैसे कि इस बार 2024 की यूपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा भी गया था, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी, इनको जो है आपको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना था, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ध्यान रखिए ये सब जो है बाएं तट वाली है और इधर से जाएंगे वो गंगा की दाएं तट वाली रिवर होंगी। तो देखिए गंगा से यहाँ पे कन्नौज के आसपास जो है ये रामगंगा मिल रही है। आगे चल के ये जो गोमती नदी है वो मिलती है जौनपुर के पास, ठीक है। अब रामगंगा के बाद गोमती, उसके बाद घाघरा नदी मिलती है, ये है घाघरा नदी, ये घाघरा नदी मिली, ठीक। घाघरा के बाद गंडक रिवर मिलती है, ठीक है।
और गंडक के बाद कौन सी रिवर मिलती है इधर, ये है कोसी, जो बिहार की सबसे कुख्यात नदी है कोसी, वो मिलती है। तो ये क्रम क्या हो गया, ये हो गया पश्चिम से पूर्व का, क्या, रामगंगा, रामगंगा के बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, ये सब जो है वो बाएं तट वाली है गंगा की नदियां, ठीक है, सहायक नदियां। अब जो दाएं तट है उससे जो मिलने वाली नदियां हैं, गंगा से जो मिलने वाली जो सहायक नदियां, उनको देखेंगे। उसको देखने से पहले पहले हम लोग जो है वो चंबल रिवर सिस्टम को देखेंगे। किसको, चंबल रिवर सिस्टम को देखेंगे। और चंबल क्या है, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है, ठीक। तो चंबल, चंबल का ये देखिए, तो चंबल का ये जो फ्लो है इसको देखते हैं, ठीक। तो चंबल के बाएं से जाइए, बानस नदी आके मिलती है, तो चंबल की सहायक क्या हो गई, बानस हो गई। इधर दाएं तट से काली सिंध, ये देख सकते हैं काली सिंध और पार्वती, इसकी क्या हो गई, बाएं तट की जो है सहायक नदियां हो गई। अब ये जो चंबल है वह मेन रिवर कौन सी है इसकी, ये है यमुना नदी, यमुना नदी, ठीक है। तो ये जो मेन रिवर यमुना नदी है इससे आके मिलती है, ठीक। इसके बाद इस यमुना में सिंध आके मिलती है, फिर बेतवा आके मिलती है, फिर केन नदी आके मिलती है, ठीक है। तो सिंध, बेतवा और केन क्या है, इसकी जो है वो सहायक नदी है, किसकी, यमुना नदी की। चंबल भी क्या है, यमुना की ही सहायक नदी है, ठीक है। अब ये पूछा जाए कि यमुना की ये जो है बाएं तट की सहायक है कि दाएं तट की, ठीक है, तो ये होंगी दाएं तट की। इधर चंबल, फिर सिंध, बेतवा और केन, ये सब जो है यमुना नदी की जो है वो सहायक नदियां हैं। और यमुना जो है इलाहाबाद, जो आज की डेट का प्रयागराज है, ठीक, ये जो है प्रयागराज में आके मिलती है, किससे, गंगा से। तो गंगा की सहायक नदी क्या हो गई, यमुना, जो कि कहां पे आके मिलती है, प्रयागराज में, ठीक। और यमुना दाएं से मिल रही है कि बाएं से मिल रही है, यमुना जो है गंगा से दाएं से मिल रही है, ठीक है, ये चीज क्लियर। अब आगे हम लोग देखें इस सोन नदी को, देखें, ठीक है। तो ये जो सोन नदी है यह गंगा की दाएं तट की नदी है, दाएं तट की सहायक नदी है, ठीक है। अब ये आगे चल के जो है एक बाएं तट से जो है वो महानदी मिलती है। आगे जो है गंगा जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, फिर ये आगे चल के मेघना कहलाती है और अंत में जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। तो ये जो है एक संक्षिप्त परिचय था किसके बारे में, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, ठीक है, यहां पे जो है रिफ्ट वैली की बात की जा रही है, कौन सी नदी जो है वो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। तो रिफ्ट वैली से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शन में कृष्णा, गोदावरी, तापी और कावेरी, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर है तापी, ठीक। तो ये मध्य प्रदेश की नदी है। तो तापी और नर्मदा, नर्मदा जो है वो प्रमुख नदी है मध्य प्रदेश की। तो तापी और नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली नदियां हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि मेघालय का पठार भाग है। तो मेघालय का पठार जो है दिए गए ऑप्शन में किसका भाग है, तो यह है प्रायद्वीपीय खंड का। तो मेघालय का पठार जो है वो पेंसुलर, जो पेंसुलर प्लेटू है उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये याद रखें, मेघालय का पठार प्रायद्वीप। अब अगले प्रश्न में हम लोग बात करेंगे कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स की बात की जा रही है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इन चार ऑप्शन में सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगोलुंगमा और बियाफो में सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये चारों के चारों ग्लेशियर जो है वो काराकोरम सीरीज में पाए जाते हैं। इसके साथ में जो अन्य इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, उसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो सियाचिन ग्लेशियर है वह ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अल्पाइन हिमनद मतलब कि ग्लेशियर है। तो यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम क्षेत्र का सबसे लंबा हिमनद है। इसके साथ सियाचिन हिमनद पूर्वी काराकोरम दर्रे में हिमालय पर्वत पर स्थित है। तो यह जो है वो किस पर्वत श्रृंखला में मिलेगा आपको, हिमालय पर्वत में, ठीक है। यह 70 किलोमीटर लंबा है तथा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5,753 मीटर, अगर इसको हम लोग फीट में बात करें तो 18,875 फीट इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है। बाल्टोरो हिमनद जो है 62 किलोमीटर लंबा है,
जो कि पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। चोंगो-लुंगमा हिमनद 62 किलोमीटर लंबा और 63 किलोमीटर लंबा बियाफो, ठीक है, बियाफो ग्लेशियर है, जो कि पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो कम से कम इतना तो जरूर याद रखिएगा, सियाचिन, बाल्टोरो, चोंगो लुंगमा और बियाफो ये चारों के चारों जो है काराकोरम सीरीज में है। इसके साथ हम लोग बात करेंगे भारत के जो अन्य ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में, और साथ में ये भी देखेंगे कि उनकी भारत में स्थिति क्या है। तो जो ऑप्शंस में थे पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ऑप्शंस में सियाचिन ग्लेशियर्स की बात थी, ब्याफो की बात थी, चोंगो लुंगमा की और बाल्टोरो की। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर्स की पोजीशन जो है, सियाचिन ग्लेशियर्स की पोजीशन यहां पे है। ठीक, बाल्टोरो कहां पे? बाल्टोरो ये है, ब्याफो यहां पे इसकी पोजीशन है, चोंगो लुंगमा इसकी पोजीशन यहां पे, हिस्पर भी काफी इंपॉर्टेंट है, हिस्पर जो ग्लेशियर है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी पोजीशन यहां पे। तो ये जो 5 ग्लेशियर्स हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, इनको आप साउथ टू नॉर्थ जो पोजीशन है उसको भी देख लीजिए। तो इन पांचों में सबसे साउथ में कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद बाल्टोरो, उसके बाद आपको मिलेगा ये बियाफो, बियाफो ये है। ठीक है, उसके बाद चोंगो लुंगमा, और नॉर्थ में आपको सबसे जो नॉर्थ में वो है हिस्पर। इन 5 का नाम तो याद रखिएगा। साथ में गंगोत्री ग्लेशियर्स, इन सब का भी नाम याद रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर से जो है वो भागीरथी नदी निकलती है, ठीक, जो आगे चल के गंगा के नाम से जानी जाती है। ये जो जेमू ग्लेशियर है जो कि मैप में विजिबल नहीं है, जेमू ग्लेशियर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सिक्किम का ग्लेशियर है। ठीक है, तो सिक्किम राज्य में जेमू ग्लेशियर है, ये नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? ठीक है, तो अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जो कुख्यात रिवर है उसका नाम है कोसी रिवर। ठीक है, कोसी जो है वो बिहार की नदी है, और इसी वजह से इसको जो है बिहार का शोक भी बोला जाता है, क्योंकि यह अपना रास्ता जो है वो बदलती रहती है, और इस वजह से बिहार में काफी बाढ़ की सिचुएशन पैदा होती है। ठीक है, और बाढ़ की स्थिति होने की वजह से काफी नुकसान होता है, और यही कारण है कि बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह है कि लेह अवस्थित है, तो आपको बताना है कि लेह जो है इन नदियों में से वह किधर स्थित है, मतलब कि झेलम नदी के बाएं तट पे स्थित है कि दाएं तट पे स्थित है, कि लेह नदी के सॉरी सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है कि बाएं तट पे स्थित है। ठीक है, तो जो लेह है, जो लेह है वह सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। ठीक है, लेह की पोजीशन क्या है? सिंधु नदी के दाएं तट पे। अब हम इसको देखेंगे मैप में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको मैप में। मैप में अगर आप देख रहे हो तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वह है कैलाश रेंज से। ठीक है, तो कैलाश रेंज से यह सिंधु नदी निकलती है। ठीक है, ये डार्क में इसको मैं कर दे रहा हूं, और यह भारत में प्रवेश करते हुए पाकिस्तान में एंट्री मारती है, और फिर जो है अरब सागर में गिर जाती है। ठीक, अब ये जो सिंधु नदी है या जो इंडस रिवर है, इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं, आप यहाँ पे देखिए यह है लेह की पोजीशन। लेह क्या है? इसके दाएं तट पे। अब हम देखेंगे कि इस इंडस रिवर सिस्टम में या सिंधु रिवर सिस्टम में कौन सी नदियां जो हैं वो इसकी दाएं तट की सहायक नदी है, और कौन सी नदियां जो है वो बाएं तट की सहायक नदियां। ठीक है, तो इसकी दाएं तट की जो सहायक नदियां हैं उनमें नुब्रा, श्योक, ठीक, और इधर जो है स्वात, काबुल, कुर्रम, गुमल, इन सबों का नाम याद रखिए। ठीक है, तो ये सब जो है वो इसके दाएं तट की सहायक नदियां हैं, या ये कहें ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक, बाएं नदियों में पंजाब में की जो 5 प्रमुख नदियां हैं, ठीक, वो हैं झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ठीक है, और ब्यास। तो ये ठीक है, रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। ठीक, तो ये जो पांचों नदियां हैं ये भी जो है वो सिंधु नदी तंत्र सिस्टम के अंतर्गत आती हैं, और ये जो है इसके बाएं तट में इनको मिलना होता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो है वो सिंधु नदी तंत्र को जाना है। अगला प्रश्न यह है कि भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है? ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी स्टील इंडस्ट्री या लौह इस्पात उद्योग लगाया जाता है
वह किसी न किसी कोयला क्षेत्र के करीब लगाया जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूल के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो कोयला इस्तेमाल होता है, ठीक। जो ब्लास्ट फर्नेस होता है उसमें जो है कोयला का उपयोग करके जो है इस्पात को तैयार किया जाता है। तो कोयला क्षेत्र जो है वो पास में रहे, इस वजह से ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है वो कम पड़ता है। तो बोकारो, दुर्गापुर, कुल्टी, आसनसोल, ये जो तीन जो स्टील इंडस्ट्री है, ठीक, लौह इस्पात उद्योग है, वो किसी न किसी जो है कोयला क्षेत्र के करीब में। लेकिन जो भद्रावती है जो कि कर्नाटक में है, वह जो है कोयला क्षेत्र से काफी दूर है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के निम्न राज्यों में से किसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो है स्टेट हाईवे की बात की जा रही है। तो स्टेट हाईवे के टर्म में सबसे ज्यादा स्टेट हाईवे का जो नेटवर्क है वह किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है महाराष्ट्र। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो, ठीक, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हो चाहे राजकीय प्रांतीय राजमार्ग हो, उनमें सकल लंबाई के मामले में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो महाराष्ट्र में ही है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो चार ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो पोर्ट है वो उड़ीसा के तट पे है, ठीक। तो हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापत्तनम, इसमें आपका सही उत्तर है पारादीप। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न ओके, जो मेजर इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हो सकते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स और उनकी किस राज्य में स्थिति है उसको देखेंगे, ठीक है। तो कांदला पोर्ट गुजरात राज्य में है, मुंबई पोर्ट और जवाहर नेहरू पोर्ट ये जो है महाराष्ट्र में, ठीक है, ये है महाराष्ट्र में। मार्मुगांव पोर्ट ये है गोवा में, कहां पे है? गोवा, ठीक है, ये है गोवा। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये है कर्नाटका में, ये है कर्नाटका, ठीक है। कोच्चि पोर्ट आपको मिलेगा केरल में। इसके साथ तूतीकोरिन पोर्ट जिसकी पोजीशन यहां पे है, ये है तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट जिसकी पोजीशन यहां पे है, ये भी तमिलनाडु में है। और इसको याद रखिए, इन्नोर पोर्ट जिसको जो है कामराजार पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यह जो है यह भी जो है तमिलनाडु में है। और यह जो है चेन्नई पोर्ट का एक जो है सहायक पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें, यह जो है ये आंध्र प्रदेश में, इसकी पोजीशन ये है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट है। पारादीप पोर्ट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, यह है उड़ीसा में। कोलकाता हल्दिया पोर्ट यह है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। और पोर्ट ब्लेयर पोर्ट जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहां पे? अंडमान निकोबार में। तो ये जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी किससे, जो मेजर पोर्ट है भारत के, उसके बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, ठीक है। मतलब कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें कोरल आइलैंड है। तो दिए गए ऑप्शन में न्यूमोर, कार निकोबार, अंडमान और लक्षद्वीप में जो लक्षद्वीप है वह एक कोरल आइलैंड है, जिसको प्रवाल द्वीप भी हिंदी में बोला जाता है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की या आइलैंड की जो संख्या है वो है 36। अगला प्रश्न, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो बहुत सारे देश होते हैं उनकी सीमा रेखा का निर्धारण जो नेचुरल बाउंड्री होती है, ठीक है, जो नेचुरल इंटिटी होती है उसके द्वारा निर्धारित होती है। तो जो प्राकृतिक या नेचुरल इंटिटी में क्या हम लोग बात कर सकते हैं? पर्वत, पहाड़, पठार, रेल, नदियां, झील, नदियां, ये सब जो है वो नेचुरल जो है बाउंड्री का काम करती हैं। तो इसी क्रम में ये पूछा जा रहा है कि फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? पेरिनीज है, ठीक है, पेरिनीज, ये याद रखिएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? ठीक है, तो जो आर्कटिक सर्कल है उसके साउथ में पाया जाने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। देखिए, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये रही पाए जाते हैं। इसमें जो आइसलैंड है वह जो है वह आर्कटिक सर्कल के साउथ में। अब हम आर्कटिक सर्कल को देखेंगे। ये जो मैप आप लोग देख रहे होंगे इसमें जो है विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही होगी, इस वजह से मैं जो है एक डॉटेड एक जो है मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये है आर्कटिक सर्कल, ये क्या है? ये है आर्कटिक सर्कल। और ये जो आर्कटिक सर्कल है, ठीक,
इसमें आप देखिए फिनलैंड का पोर्शन, स्वीडन का पोर्शन, नॉर्वे का पोर्शन, ठीक है, जो कि ऑप्शन में था। ये सब क्या है, ये आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रसिया का पोर्शन है, ये रशिया का पोर्शन हो गया, ठीक है। ये अलास्का, ठीक, अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, ठीक, वो इसके अंतर्गत आ रहा है। कनाडा आ रहा है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, ठीक है। ग्रीनलैंड किसके अंतर्गत आता है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है। तो ये सब जो है आर्कटिक 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 सर्कल के अंतर्गत है। लेकिन कौन सा देश जो है वो आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत नहीं है, ये है आइसलैंड। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ जो है क्लियर नहीं हो रहा है, इस वजह से इसको जो है हम दूसरे मैप से इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस मैप को देखिए, ठीक है। तो इसमें भी जो है एक मोटी लाइन से जो है मैं क्लियर कर देता हूं आर्कटिक सर्कल को। ये है आर्कटिक सर्कल, ठीक है, ये है आर्कटिक सर्कल। और इस आर्कटिक सर्कल के साउथ में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे आइसलैंड को। ये है आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड की पोजीशन क्या है, इसकी सर्कल के नीचे, मतलब ये साउथ में दिखाई पड़ा है। तो इस फिगर से जो है, इस मैप से जो है आपको क्लियर हो गया कि आइसलैंड की पोजीशन जो है आर्कटिक सर्कल के साउथ में। अगर वहीं पे आप जो ऑप्शंस में जो दिए गए थे देश, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, तो नॉर्वे की पोजीशन ये है, ये देखिए, ठीक। स्वीडन ये वाला पोर्शन जो है आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत ही आ रहा है। फिनलैंड का ये वाला जो पोर्शन है वो भी आर्कटिक सर्कल के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर हो गया आइसलैंड, ठीक। यहीं पे मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि आइसलैंड की कैपिटल क्या होती है, ठीक है। तो आइसलैंड की कैपिटल जो है, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं अपनी जो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम 22 दिसंबर को होने जा रहा है। और इस एग्जाम को लेकर हमने जो है एक कोर्स लॉन्च किया है। और यह कोर्स जो है वह 10 जुलाई से जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें टोटल टेस्ट की संख्या 25 होगी। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ में आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में दिए जाएंगे। इसके साथ में लगभग पूरे साल का करंट अफेयर रहेगा और डे टू डे जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फैक्ट के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में और कुछ इंपॉर्टेंट जो डेटा है उनके फॉर्म में जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके इस एग्जाम के लिए, उसको जो डे टू डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट जो है, आप प्रैक्टिस सेट के जो वीडियो है वो भी दिए जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बोला कि इसमें जो है कंप्लीट कोर्स की बात की जा रही है, तो कंप्लीट कोर्स मतलब जीएस और हिंदी जो है पूरी तरीके से इसमें कवर किया जाएगा। इस टोटल 25 टेस्ट में आपको जो फुल लेंथ टेस्ट के साथ में जो यूनिट वाइज भी टेस्ट इसमें रखे जाएंगे, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस रखी गई है मात्र 1499 रखी गई है। इसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को जो है वो टाइप कीजिए, आपको ऐप दिखेगा, इसको इंस्टॉल करना है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ऐप के होम पेज पे जाएंगे तो ये जो कोर्स है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। बस 1499 1499 को जो है पे करने के बाद आप इस कोर्स में इनरोल हो जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जो है इस कोर्स में इनरोलमेंट लीजिए, क्योंकि फर्स्ट जो 100 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस जो है वो 1499 रखी गई है। जो बाद में इनरोलमेंट होगा उनके लिए फीस जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।